देखिए, इस वक्त चर्चा में इसलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं कि उनकी मुलाकात हाल ही में होती है और सचिन पायलट के पिताजी की 25वीं वर्षी होती है, उस पर मुलाकात करने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी लंबी लड़ाई चली, लंबी लड़ाई बड़ी जो थी वो इस तरह से रही कि पूर्ववर्ती सरकार में दोनों के बीच जिस तरह से लड़ाई रही थी उस सबको पता है। लेकिन अभी हाल ही में जब मुलाकात हुई तो चर्चा का विषय रहा कि ये मुलाकात आखिरकार अचानक से कैसे हो गई। इस पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी क्योंकि उस वक्त सरकार में, गहलोत सरकार में ओएसडी रहे थे अशोक गहलोत के लोकेश शर्मा जी, वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करने के लिए बहुत सर धन्यवाद आपका। इस पूरी मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेहद सुखद दृश्य था जिस मंजर को देखने के लिए प्रदेश का हर कांग्रेसी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। वो समय आया और सबने देखा कि दोनों एकजुट होकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों ने या बाकी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए कि इस सारे के सारे घटनाक्रम में जो पहल की वो स्वयं सचिन पायलट जी ने की। उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए अपने पिताजी की पुण्यतिथि के 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के लिए उनके निवास पहुंचकर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निवास पहुंचकर उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया कि इस कार्यक्रम में आप पधारें। और अगले दिन वो उस कार्यक्रम में पहुंचे भी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस इस तरीके से आगे एकजुट होकर चलती है तो निश्चित तौर पर जो परिणाम सुखद पहले हो सकते थे वो अब आने वाले भविष्य में उनकी उम्मीद की जा सकती है। क्या लगता है आपको, क्योंकि लंबी लड़ाई चली, अचानक सचिन पायलट जाते हैं, आने वाले वक्त में क्या ये इसी तरह का माहौल रहेगा या इसमें परिवर्तन होगा? कैसे देखते हैं? ये निर्भर करता है स्वयं अशोक गहलोत जी पे, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं। जब उनका स्वयं का स्वार्थ होता है तो वो कहीं भी किसी से भी मिलने, किसी के भी पास पहुंच जाते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पूरे के पूरे जो मुलाकातें हुई हैं, जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण और माहौल बना है, उसे आगे कैसे लेकर जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 के चुनावों से पहले भी सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करते हुए उन चुनावों में अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन चुनावों से कुछ महीने पहले अशोक गहलोत जी ने इस तरीके का एक माहौल तैयार करवाया कि खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़, मैं था सुदूर नहीं। तो ये जो सोचते हैं, जो इन्हें लगता है कि राजस्थान का अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। और जो इनकी परिपाटी रही है, जिस तरीके का इनका इतिहास रहा है पिछला, कोई भी उठा के देख लें कि इन्होंने अपने आगे कभी किसी को बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये आवश्यक है कि अब आने वाले वक्त में ये किस तरह का पैंतरा अपनाएंगे, इसके ऊपर बड़ी गहराई से निगरानी रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि ये जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले एक हफ्ते से ये 10-15 दिन से दौरे कर रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश की गई, षड्यंत्र रचा गया। 3 नाम उन्होंने गिनाए कि अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने मेरी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और मेरे पास इसके सबूत हैं। तो जो ये गाय बगाए जो ये जिस घटना के जिक्र कर ही देते हैं, तो क्या लगता है कि उस घटना के जिक्र बार बार करते हैं? क्यों करते हैं? देखिए, वो घटना का जिक्र इसलिए करते हैं कि उससे इन्हें माइलेज मिलता है, मीडिया का अटेंशन मिलता है, खबरों में छपते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सीधे तौर पर, आप ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री थे, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे। अगर आपके पास आपकी सरकार को गिराने की साजिश के, षड्यंत्र के सबूत थे तो आपने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया, क्यों नहीं FIR दर्ज करवाई, क्यों नहीं किसी भी न्यायालय में जाके खटखटाया? क्योंकि सरकार को गिराने की साजिश रचना या षड्यंत्र रचना आपराधिक कृत्य है। आपने तो अपने ही लोगों पे केस दर्ज किया, राजद्रोह के केस दर्ज किए, ACB में केस दर्ज हुए, सचिन पायलट जी पे भी केस दर्ज हुआ था। तो आप ये कहते हो कि मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास सबूत थे और आज भी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन तीनों ने मिलकर मेरी सरकार गिराने की कोशिश की। तो आपने इन तीनों के ऊपर कब मुकदमा दर्ज किया या कब आपने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि इन तीनों ने मेरी सरकार गिराने की कोशिश की? लेकिन अब चूँकि सारा का सारा पटाक्षेप हो चुका, अब आप क्या करना चाहते हैं कि आप खबरों में बना रहना चाहते हैं। आप अपनी
जो रिलेवेंस है वो प्रदेश को ये बार बार इस तरह के बयान देकर जताना चाहते हैं, यानी अपनी उपस्थिति इस तरह के बयानों से दर्ज कराना चाहते हैं कि मैं हूँ। और यही वजह है कि ऐसे बयान जिनका आज कोई लेना देना नहीं है ये पब्लिक में दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि भजनलाल जी को हटा देंगे, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उनकी पार्टी में उनको हटाने की तैयारी चल रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस में क्या हो रहा है वो तो इन्हें पता है नहीं, और दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है उसके बारे में बखान करना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के आज के समय में ये बड़े भयभीत हैं। इन्हें बड़ी असुरक्षा इस बात की हो रही है कि आगे मेरा कोई भविष्य होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है लगभग। तो अपने आप को बनाए रखने की कवायद के प्रतिफल के रूप में ये तमाम तरह के, चाहे दौरे कर रहे हों या अपने आप को अति उत्साह में एक्टिव दिखाने का प्रयास कर रहे हों या इस तरह के बयान दे रहे हों, ये सिर्फ खुद को बनाए रखने की एक कवायद मात्र है। क्या लगता है कि 2028 का चुनाव है, क्या उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो इनमें जो दिख रहा है उसमें कहीं परिवर्तन दिखेगा? क्योंकि जब कुर्सी की लड़ाई होगी तो कहीं कहीं आपको लगता है कि उसके तब क्या परिवर्तन आपको नज़र आता है, क्योंकि आप बहुत साथ रहे हो, ओएसडी रहे हो, आपने बहुत नज़दीकी से देखा है। जैसे ही ऐसा कोई अवसर तैयार होगा कि सरकार हमारी बन रही है, बन सकती है और लड़ाई कुर्सी की है, तो ये वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। ये उन तमाम लोगों को कुचलने का प्रयास करेंगे जो वास्तविक हकदार होंगे। तो इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर पाना मुझे तो नहीं लगता कि सही होगा। लेकिन ठीक है, अब जिस तरह के माहौल को कांग्रेस का व्यक्ति देखना चाहता था कि एकजुट हों, अगर एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ हावी नहीं हो तो निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी पिछले चुनाव में भी तो यही हुआ। 2023 के जो चुनाव थे इनके ऊपर अपना स्वयं का स्वार्थ हावी हो गया था, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को वापस टिकट दिए जो 100% चुनाव हारने थे, जबकि चारों तरफ की रिपोर्ट्स ये थी, चाहे हमने दी हो या जो कांग्रेस ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया हो, पत्रकार साथियों ने करवाया हो, सबने ये कहा था कि लगभग 30 से 40 जो चेहरे हैं वो बदल दिए जाने चाहिए, और मैक्सिमम वो है जो मंत्री हैं। अगर किसी की बात मान ली होती, चलो मेरी नहीं माननी थी कोई बात नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के सर्वे की मान ली होती और वो चेहरे बदल दिए होते तो निश्चित तौर पर हम सरकार में होते। लेकिन इन्हें एहसान चुकाना था उस समय का जिसे इन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस बताया कि ये सारे के सारे विधायक मेरे साथ थे तो मैं वापस इन्हें चुनाव लड़वाऊंगा। अरे अगर आप कांग्रेस पार्टी का भला चाहते तो ऐसे में चाहे आपको अपने लोगों को ही कुर्बान करना पड़े, टिकट नहीं मिलता कोई बात नहीं, राजनीति थोड़ी ख़त्म होती, उन्हें किसी न किसी और पद पे नवाजा जा सकता था। लेकिन अगर सरकार बनाने की मंशा होती तो आप उनका टिकट अवश्य बदलते। लेकिन दोनों हाथों में लड्डू रखना था कि अगर ये चुनाव हार गए तो सरकार आएगी नहीं और मुख्यमंत्री कोई बनेगा नहीं, और अगर ये चुनाव जीत गए तो ये सारे के सारे जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी होगी या उनके चयन की बात होगी, क्योंकि विधायक दल में तय होता है ना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये सारे लोग जिनको मैं टिकट दे रहा हूँ वो मेरे एहसानमंद होकर मेरा ही नाम लेंगे। तो अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, अन्यथा सरकार नहीं आएगी तो कोई नहीं बनेगा। तो इस तरह का इन्होंने एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा और आला कमान को धोखा दिया। हमेशा आला कमान इनके भरोसे का शिकार हुआ। इन्होंने ये विश्वास दिला दिया था कि आप मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं अपनी सरकार वापस लेके आऊँगा। इन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड मिला, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। उस वक्त जो आप कह रहे हो आला कमान की बात, तो जब 2022 में पर्यवेक्षक वहाँ आते हैं, बातचीत होती है, इन्हें पता लगता है, वो पूरी जो घटनाक्रम थी आप बहुत नज़दीकी से देखे थे, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो घटना एक बड़ी थी, क्योंकि जब 2020 का जिक्र होता है तो उस घटना का भी उसी तरफ जिक्र होता है। 2022 की आप बात कर रहे हैं, 25 सितंबर की। 25 सितंबर को भी आला कमान ने अपने दूत के रूप में यहाँ आदरणीय खड़गे जी को और माकन जी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, और उस दिन विधायक दल की मीटिंग होनी थी। अब विधायक दल की मीटिंग में तय क्या होना था, या आला कमान के दूत पर्यवेक्षक क्या फरमान लेकर आए थे, क्या क्या तय होना था, ये बाद में पता लगता। लेकिन वो तो उन्होंने बैठक ही नहीं होने दी। जो विधायक दल की मीटिंग होनी थी मुख्यमंत्री निवास पर, वो ही नहीं होने दी। उसके लिए भी षड्यंत्र रचा। खुद पहुंच गए जैसलमेर, तन्नोत माता जी का दर्शन करने के लिए चले गए यहाँ से, जबकि पता था शाम को यहाँ मीटिंग होनी है विधायक दल की, और पीछे से यहाँ तैयारी शुरू करवा दी CMR पे कि आप मीटिंग यहाँ होगी। तो दिखता तो ऐसा हो रहा था कि यहाँ विधायक दल की मीटिंग होनी है आज,
लेकिन जो एक कुचक्र रचा उसमें तमाम विधायकों को ये संदेश करवा दिया कि कोई यहाँ नहीं आना चाहिए, और वो सारे के सारे कहाँ चले गए? शांति धारीवाल जी के यहाँ। वहाँ से बसों में बैठ के कहाँ गए? सीपी जोशी जी के यहाँ, और वहाँ जाके इस्तीफ़ा उन्होंने अपना सौंप दिया। और उस पूरे घटनाक्रम से पहले दोपहर के समय यानी लगभग 4 बजे, 3:30 4 बजे के आसपास मुझे वहीं से फ़ोन करके कहते हैं कि लोकेश, मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये सारे के सारे विधायक नाराज़ इसलिए हैं या विधायक दल की मीटिंग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कहना ये कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो। अरे भाई, आपको ये पता था कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं? इन्हें ये कहीं ना कहीं से अंदाज़ा हो गया था कि हो सकता है कि जो आला कमान के पर्यवेक्षक आए हैं वो ये फरमान लाए हों कि मुख्यमंत्री बदलेगा या बदला जाना चाहिए। तो ये कुचक्र रचा कि सबसे ये स्टेटमेंट दिलवाओ या तुम अपनी तरफ से ये खबरें चलवाओ कि इन लोगों की मंशा ये है कि जिन लोगों ने उस क्राइसिस में सहयोग किया, जो लोग होटलों में रहे, जो लोग बाड़ेबंदी में रहे, उनमें से किसी को यानी हम में से किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद थी उस दिन की बैठक नहीं होने देना, वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की कवायद थी। और इसी के नाते उन्होंने धोखा दिया आला कमान को कि उनकी बात को नहीं माना। आला कमान फरमान लेकर आए थे और उनका उद्देश्य सिर्फ वहाँ एक विधायक दल की मीटिंग करवाना था। आपने तो अपने होते हुए उनको शर्मसार किया, बैठक तक नहीं होने दी वहाँ मुख्यमंत्री निवास पर, और बाद में ये कहलवाते हैं कि मीडिया में ये चलवाओ। तो ये पूरा का पूरा कुचक्र इनके द्वारा रचा गया था। क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी के एक मध्य प्रदेश में एक भाषण का जिक्र होता है हाल ही में, वो कहते हैं 3 तरह के घोड़े होते हैं। कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े। तो अब की जो कवायद है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यही कवायद करने की कोशिश की कि जो काम नहीं करें उन्हें काम करना पड़ेगा? तो पहले जो अशोक गहलोत लंबे वक्त तक, जब चुनाव के वक्त तक आते ये तैयारियाँ करते थे, दौरे करते थे, लेकिन अब तो 1.5 साल ही हुए हैं, फिर भी उन्होंने लगातार रेस का घोड़ा बनने की कोशिश। ये क्या लगता है आपको? इस बार असुरक्षा की भावना ज़्यादा है। पहले उन्हें ये लगता था कि किसी न किसी रूप में मेरा नंबर आ जाएगा। इस बार बड़े भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं कि अब मेरा कहीं नंबर नहीं आएगा, इसलिए अपने आप को बनाए रखने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। दूसरा, आपने जिक्र किया राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी बहुत ही सेंसेबल लीडर हैं। उन्होंने जो ये शब्द कहे, सीधा सा मतलब है कि अब जो लोग काम के नहीं हैं, जो उन्होंने एक बात और कही थी कि जो अपना बूथ तक नहीं जिता सकते वो नेता बने फिर रहे हैं। तो सीधा सा इशारा है कि जो मठाधीश रह चुके हैं, जो अपने बूथ तक को नहीं जिता पाते, और अब जिनके रिटायरमेंट का समय आ गया है, उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि किन किन लोगों को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नई फौज को, नई पौध को आगे आना चाहिए। नए नौजवान जो बहुत लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं, उन्हें कैसे आगे लेके आएँ, इसी सारी के सारी कवायद में वो लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर उन्हें ये पता है कि कौन लंगड़ा है, कौन रेस का है और किसे रिटायर करना है। तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि किन को घर बिठाते हैं और किन को शोकेश में रखते हैं और किन को अपनी रेस के लिए अपने अपने क्षेत्रों में भेजते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके मन में पूरी की पूरी ये एक एक्सरसाइज की हुई है उन्होंने बड़ी तरीके से कि किसको आगे बढ़ाना है और किन लोगों को साथ लेकर चलकर कांग्रेस को मजबूत करना है। 2028 का चुनाव, उससे पहले की तैयारियाँ, क्या लगता है कि जब सचिन पायलट का नाम आए और एक लीडरशिप तैयार नहीं हो तो वही चीज़ें फिर से हों? क्योंकि पिछली बार कई ऐसे जो अशोक गहलोत खेमे के लोग थे, निर्दलीय भी लड़े थे, तो इस तरह की घटना आपको किस तरह लड़ाए गए थे निर्दलीय? अच्छा। तो आप जिस तरह से आपको पता है कि उस तरफ जब हुआ था, तो क्या ऐसे आने वाले वक्त में भी इसी तरह की घटना हो सकती है कि या फिर मिलकर लड़ेंगे? किस तरह का आप देखते हैं? जब किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होता है, पार्टी से भी बढ़कर, तो वो किसी भी स्तर पर जा सकता है। आज की स्थितियाँ ये हैं कि उन्हें लगता है कि मैं साथ नहीं चला तो आउट हो जाऊंगा पूरे तरीके से। तो आज वो आज की परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ ऐसा नज़र होता हुआ उन्हें दिखाई देगा या ऐसा नज़र आएगा कि आगे भविष्य में संभावनाएँ बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपना वही रूप वापस दिखाएंगे। और वो फिर चाहते हैं, अभी देखिए ना, नारे लगवा रहे हैं कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अशोक गहलोत चौथी बार, अशोक गहलोत चौथी बार। तो ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? ये उनकी मंशा को परिलक्षित नहीं करता कि वो चाहते क्या हैं। वो अब भी
राजस्थान में फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अलावा तो राजस्थान को कोई चला ही नहीं सकता, किसी और को लीडर बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ लीडरों की कमी है क्या? आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इनको काम करने दो। जब भी सरकार के खिलाफ किसी तरीके की कोई बात करनी हो, उन्हें जो उनके कमियां हैं वो गिनाने की बात हो, तो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठ के। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जी को बिठा लेंगे, दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के नेता को बिठा लेंगे और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे भाई, दो दो प्रदेश में नेता हैं, आप उनको आगे बढ़ने दो, उन्हें इस सरकार के खिलाफ जो भी कोई भी मुद्दा मिलता है उसे बोलने दो, ताकि लोगों को जो जिस रूप में आगे बढ़ना है वो अपना काम करते रहें। लेकिन नहीं, आप हमेशा ये जताने का कोशिश करते हैं कि मेरे अलावा कोई नेता ही नहीं है। तो इसलिए आपकी ये जो मंशा है ये आज भी दिखाई दे रही है कि आप किस तरह से आगे कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। जो फ़ोन टैपिंग का मामला था, जिसका जिक्र बहुत लंबे वक्त से आपने किया, आप उस समय जब जो चीज़ें थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या लगता है वो चीज़ें थी, उन चीज़ों को घुमाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर और चीज़ों को फ़ोन टैपिंग करवाकर उसी बात की लड़ाई थी, उसी को रोकना था? देखिए, कुल मिला के जो सर्विलांस पे इन लोगों ने रखा हुआ था वो खुद के विधायक तो थे ही थे, विपक्ष के विधायकों को भी रखा हुआ था। और इनको ये लग रहा था कि भाई इस तरीके का कोई हम एक साजिश जैसा माहौल तैयार करें कि मेरी सरकार गिर रही है, सरकार गिराई जा रही है। हालांकि उसके कोई साक्ष्य ऐसे हैं नहीं कि सरकार कहीं गिर रही थी, कोई गिरा रहा था किसी भी रूप में, लेकिन वो माहौल एक ऐसा बना दिया कि सचिन पायलट मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। कैसे उन्हें बदनाम किया जाए, कैसे उनकी छवि खराब की जाए, और उसमें वो सफल भी हुए। क्या क्या शब्द नहीं बोले, नाकाम क्या बोलते हैं, निकम्मा, नाकारा, इस तरीके के जो शब्द थे, मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, पता नहीं क्या क्या इन्होंने उस वक्त बोला। और गद्दार तक भी घोषित करवाने की कोशिश की कि भाई कांग्रेस पार्टी के गद्दार के रूप में ये सरकार गिराना चाहते थे। तो ये तमाम सारे के सारे उनको नीचा दिखाने के लिए, उनकी राजनीतिक एक तरीके से छवि को ख़राब करने के लिए जो इनके प्रयास थे, ये इन्होंने प्रयास किए और कामयाब हुए। आखिर पूरे 5 साल उस कुर्सी से चिपके रहे ना, जिसके लिए इन्होंने ये सारे षड्यंत्र रचे थे। तो बस ये वही व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में किस करवट बैठेंगे ये किसी को नहीं पता। एक और बात है, ठिकाने लगाने की बात लगातार की जाती है। अशोक गहलोत का जब भी जिक्र आता है तो ठिकाने, राजनीतिक लोगों को ठिकाने लगाने की बात आती है, क्योंकि हाल ही में एक बयान आया है। तो पुराना इतिहास रहा है राजस्थान का। आप देखिए, राजस्थान के कद्दावर नेता परशुराम मतेरणा जी, पंडित नवल किशोर शर्मा जी, शीशराम ओला जी, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने तो बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिया, हाशिए पे कर दिया। और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी राजनीतिक हत्या इन्होंने कर दी। तो वो ठिकाने लगाना ही कहा जाता है। बहुत से लोग अब इनके उस गुणों की प्रशंसा करना शुरू कर चुके हैं कि मैंने बहुत सीखा है कैसे लोगों को ठिकाने लगाया जाता है, जो भी बयान दिया। तो ये क्या मतलब क्या है कि इनको पता है कैसे किसको ठिकाने लगाना है, इसमें माहिर हैं भाई। तो ये अपने ही लोगों को ठिकाने लगाते हैं। जो भी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है या इन्हें खतरा नज़र आता है कि ये आगे मेरे लिए भविष्य में किसी प्रकार का खतरा बन सकता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या किसी भी रूप में इन्हें ये महसूस हो कि ये व्यक्ति कोई नुकसान कर देगा, वो यही थी ना। और उसमें कामयाब रहे भाई। सचिन पायलट जी के लिए पूरे 5 साल यही कोशिश थी। देखिए, इनको सबसे बड़ा डर उसी दिन से लगने लग गया था जब एक ही मंच से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सचिन पायलट जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसी दिन से ये इस डर में रहते थे कि कभी मुझे बदल देंगे, कल बदल देंगे, परसों बदल देंगे। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो लगातार ये एक ही कुचक्र रचते रहते थे, एक ही हमेशा उसमें कहते हैं ना कारगुजारियों में लगे रहते थे कि कैसे मैं इसको अपने आप से अलग करूं या किसको इस डर से कैसे बाहर निकलूं कि इसकी छवि इतनी ख़राब हो जाए कि ये कभी कांग्रेस में वापसी ही नहीं कर पाए। तो ये पूरा का पूरा इनका एक पैटर्न था, एक तरीका था। और उस डर में इन्होंने अपने आप को उस तरीके पे, उस लेवल पे ले गए कि 5 साल चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आला कमान को धोखा देना पड़े, साजिशें रचनी पड़े, षड्यंत्र करने पड़े, अपने ही लोगों की जासूसी करवानी पड़े, ये सारे के सारे कारनामे स्वयं को बचाए रखने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए इन्होंने किए। और किया इन्होंने, 5 साल पूरे किए। ये 28 तक भी चलेगा। आदमी का कभी स्वभाव थोड़ी बदलता है, मूल स्वभाव जो है वो नहीं बदलता। तो इनका इतिहास देख लीजिए, उसी से आगे क्या भविष्य की कल्पना की जाती है। जिस व्यक्ति का जो इतिहास होता है कि इसने पिछले
40 वर्षों में राजस्थान में किस तरह की राजनीति की है, पता लगता है कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। कांग्रेस पूरी की पूरी को जेब में रख के चलने वाला, पूरे संगठन को अपने से ऊपर नहीं चलने देने वाला व्यक्ति, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा अगर मौका आया तो उसकी जगह कोई और बनने का प्रयास करे। तो ये इनका स्वभाव है और यही इनका चरित्र है। पिछली सरकार में मुकेश भाकर एमएलए जो सचिन पायलट नज़दीक थे, अन्य जो अभिमन्यु पूनिया हो जिन पर केसेस थे, उन्होंने हाल ही में जब निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई तो ये वाक़या आया कि हमारी सरकार में भी हमारे केस वापस नहीं ले गए। क्या लगता है ये क्या था? नहीं हुई सुनवाई, बहुत से लोगों के केस वापस हुए थे, मैं तो गवाह हूँ, मुझे तो पता है कितने ही लोगों के केस वापस किए गए थे भाई। किसी के छोटा लग रहा था, बड़ा लग रहा था, बहुत सारे लोगों के केस वापस हुए। क्यों नहीं लिए गए इनके? क्योंकि ये सचिन पायलट जी के नज़दीक थे या उनके समर्थक माने जाते थे। तो ये दुर्भावनावश इस प्रकार के काम किए गए कि जो लोग आगे बढ़ सकते हैं या जो लोग किसी के साथ सपोर्टर के रूप में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं या जो किसी के समर्थक माने जाते हैं, उनको कैसे राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करके उनको रोका जाए, कैसे उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो वही सारी की सारी चीज़ें देखने को मिला, वो चुनावों में देखने को बिल्कुल मिला ना। बहुत सारे लोगों को तो मुख्यमंत्री निवास से फ़ोन करवा के हराने के निर्देश दिए गए थे कि इन लोगों को चुनाव हराना है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। ये पहली मर्तबा एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि एक राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी निवास से फ़ोन कॉल करवा के लोगों को ये निर्देश दिलवाए कि ये लोग चुनाव नहीं जीतने चाहिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लोग कहते हैं कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया। पार्टी ने तो अशोक गहलोत जी को 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अगर पार्टी के बारे में सोचा होता तो उनके रहते एक बार भी सरकार वापसी नहीं करवा पाए। अगर पार्टी के लिए सोचा होता तो निश्चित तौर पर राजस्थान में नए लीडरों की फ़ौज डेवलप करते। उन्होंने तो डेवलप करना दूर, कुचलने का काम किया। जो लोग अपने बलबूते नेता बने थे या जिनको प्रदेश की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, उन्हें कुचलने का काम किया इन्होंने। सचिन पायलट के लिए कहा जाता है कि उन्होंने, जैसे आप भी कहा, नए लीडर तैयार करने की बात, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने नए लीडर कई तैयार किए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपने जितने भी अच्छे लोग थे, जो जिनके अंदर स्किल्स थी, जो क्षमता रखते थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनको आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोगों को उनके सहयोग से टिकट मिला। तो निश्चित तौर पर वो नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। स्वयं भी नौजवान हैं, तो उनकी जो भावना है वो ये कि एक प्रदेश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, नए नेताओं के साथ, नए विचारों के साथ, नए जो प्रयोग हैं उनके साथ। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो नएपन को आगे लेकर आ पाए। कैसे देखते हैं 2028 का, कैसे देखते हैं सचिन पायलट को लेकर? देखिए, वो तो आला कमान और केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि किसको किस तरह की भूमिका में रहना है, पर निश्चित तौर पर वो प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए क्षमतावान व्यक्ति हैं, नेता हैं, लीडर हैं और बड़ी ऊर्जा से वो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। आपकी जो न्यायालय में लगातार आपकी जो फोन टैपिंग का मामला चल रहा है, कहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि अब लगातार उसका जिक्र भी करते हैं? देखिए, अब न्यायालय में उसका कोई बहुत ज़्यादा मेरा काम रहा नहीं है। मैं सरकारी गवाह बन चुका हूँ। जब भी मुझसे उस मामले पर, क्योंकि मैंने सारे सबूत जांच एजेंसियों को सौंप दिए हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच को, जो भी मेरे पास में उपलब्ध थे, चाहे वो पेन ड्राइव, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस, वो सारे के सारे मैं उन्हें हैंडओवर कर चुका हूँ, सबूत दे चुका हूँ और सरकारी गवाह बन चुका हूँ। तो जब भी जांच एजेंसियां जांच को आगे बढ़ाएंगी या मेरे किसी स्टेटमेंट की या मेरी कहीं भी कोई आवश्यकता होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने की, तो मैं उनके समक्ष, जब भी मुझे याद किया जाएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। जब भी मुझसे कोई बयान लिए जाएंगे, मैं सही तथ्यों के साथ, जो मेरे पास में है, जो जानकारी पूरी घटना की मेरे पास में है, उन्हीं के साथ उनके पास वापस जाऊँगा। तो अभी आज की स्थिति ये है कि सारे सबूत मैं दे चुका हूँ। अब ये तय न्यायालय और जांच एजेंसियों को करना है कि जांच एजेंसियां इसमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं। मेरे ख्याल से, या मैं तो ये चाहता हूं कि जांच एजेंसियां नोटिस दें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उनसे पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें। क्योंकि जब भी मुझसे ये पूछा जाता था कि आपके पास कहाँ से आए, तो मैंने तो सोर्स बता दिया कि मुझे इन्होंने दिए। अब पूछताछ उनसे होनी चाहिए कि आपके पास पेन ड्राइव में ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए। तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अगर सच बता सकते होंगे तो सच बताएंगे। अगर लीगली इंटरसेप्ट किया गया होता तो निश्चित तौर पर वो ये कहते कि भाई हमने इस वजह से लीगल तरीके से जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो इसके नियम कायदे कानून हैं, उसके तहत हमने ये इंटरसेप्ट किया और ये वो रिकॉर्डिंग है जो हम सबूत के रूप में दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो जवाब देते।
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो दोषी हैं, उन्होंने अपने ही लोगों को फ़ोन को सर्विलांस पे रखा, जो भी टेलीकम्युनिकेशन का एक रूल होता है उसको पूरे तरीके से तोड़ा, अपने विधायकों के सहित विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी सर्विलांस पे रखा। 2028 में लोकेश शर्मा अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव पिछली बार में आपने प्रयास किया था, क्या रणनीति आपकी है बाद में? देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले टिकट की डिमांड की, निश्चित तौर पर 2028 के चुनावों के लिए मैं फिर से प्रयास करूँगा। और जो व्यक्ति राजनीति करता है उसकी इच्छा होती है कि उसे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले, सौभाग्य प्राप्त हो। कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूँगा, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि आने वाले समय में मेरा सही तरीके से सही उपयोग किया जाएगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज भी मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। एक सवाल है कि हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि वसुंधरा और गहलोत में हमेशा गठजोड़ रहता है, उसके बिना तो जैसे अभी हाल ही के बयानों पे एक बात थी, क्या आपको क्या लगता है कि आप बहुत नज़दीकी से देखे हो? देखिए, गठजोड़ मैंने भी कहा कि गठजोड़ जो भी उस स्तर के राजनेता होते हैं उसे गठजोड़ के सीधे तौर पर संज्ञा नहीं दी जा सकती, लेकिन एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का किसी न किसी विषय पे सहयोग भी करते हैं, तो वो गठजोड़ कहा जा सकता है अगर उस रूप में कहा जाए। लेकिन सीधे तौर पर कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी, ऐसे होंगी, वो अपनी बात ठीक कहते हैं कि एक दूसरे के लिए सहयोग की भूमिका तो निभाते ही थे, तो वो उनका रहा है हमेशा। जब थी तो वसुंधरा राजे का ज़रूर वो एक दूसरे का सहयोग करते रहते थे। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं, और जो पूरा कांग्रेस सरकार में आपसी लड़ाई सचिन पायलट अशोक गहलोत की रही थी उसमें भूमिका थी इनकी, उस वक्त ये थे क्योंकि ओएसडी थे, सारी चीज़ें इनके संज्ञान में थी, इन सारी चीज़ों का उन्होंने खुलासा भी किया, ये लड़ाई न्यायालय तक भी गई, सारी चीज़ें हुई। आने वाले वक्त में अब सचिन पायलट अशोक गहलोत की जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अच्छी मुलाकात है और कांग्रेस के लिए सुखद हो सकती है, बशर्ते कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वे में जाए। और जिस तरह कुर्सी की जब लड़ाई आती है आने वाले वक्त में, जब 2028 में चुनाव होंगे, तब तक अशोक गहलोत किस तरह से इस पूरी मुलाकात को और कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे काम करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका हमेशा रहता है जब चुनाव का वक्त आता है तो वो अपनी नई रणनीति तय कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसी तरह से एक पूरा चक्र भी रच देते हैं। अब देखना है कि इस बार किस तरह का रहेगा इन दोनों के बीच, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल तमाम चीज़ों पर खुलकर उन्होंने बातचीत की है और आने वाले वक्त में 2028 में इनकी भी मंशा है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ें। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।